हुआ था। इट वाज सीन दैट साइनॉक्सासिन, फिर उसके बाद नेलेडिक्सिक एसिड वाज द पेरेंट कंपाउंड जिसको हम क्विनोलोन का नाम देते हैं। इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि इनकी सिस्टमिक एक्टिविटी नहीं थी, सिस्टमिक एंटीबैक्टीरियल लेवल्स अचीव नहीं होते थे। दैट्स व्हाई दीज ड्रग्स वर यूज्ड फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ओनली। आफ्टर दैट 1980s के बाद फर्दर जब इनके साथ सब्स्टिट्यूशन की गई और फ्लोरिनेशन की गई तो उससे फ्लोरोक्विनोलॉन्स डेवलप हुए। तो इसलिए दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्विनोलॉन्स एंड फ्लोरोक्विनोलॉन्स कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स में फ्लोरिनेशन की जाती है, फ्लोरिनेटेड क्विनोलॉन्स आर कॉल्ड फ्लोरोक्विनोलॉन्स। उसमें जो पेरेंट कंपाउंड था दैट वाज नॉरफ्लॉक्सासिन। नॉरफ्लॉक्सासिन बिल्कुल स्टार्ट में जो बना था उसकी भी सिस्टमिक लेवल्स इतने अच्छे अचीव नहीं होते थे, बट फर्दर जब इनकी क्लासेस, इस क्लास में जब फर्दर जो इसके मेंबर्स आए तो उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्रोटोटाइप उसको किया गया, दैट वाज द बेस्ट amongst fluoroquinolones. Ciprofloxacin prototype है 1989 तक, it was used for many infections. इसमें broader range of bacteria were killed in, और इसके systemic levels बहुत अच्छे थे। Ciprofloxacin के बाद ofloxacin, sparfloxacin, ये सारे इनके नाम हैं। You can I have to finish it, that's why I have not repeat the names. क्लासिफिकेशन बेसिकली जो पूछी जाती है जनरेशंस में अगर आप करें तो दैट इज अकॉर्डिंग टू एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। इसको क्वेश्चन में यूं भी किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई करें और जनरेशंस की क्लासिफिकेशन करें। दीज जनरेशंस आर डिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे नए नए मेंबर्स इनके सिंथेसाइज होते गए, बिकॉज दीज आर सिंथेटिक ड्रग्स। ये सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जैसे जैसे होते गए वैसे वैसे इनकी जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन दैट वाज नॉरफ्लॉक्सासिन, जो सबसे पहला क्विनोलोन था, दैट वाज लीस्ट एक्टिव सिस्टमिकली, उसमें बहुत कम सिस्टमिक एक्टिविटी थी। बट सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि यहाँ से ग्राम नेगेटिव से शुरू होगा और जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएगी ग्राम पॉजिटिव कवर बहुत अच्छा होता जाएगा। तो सेकंड जनरेशन जो सबसे पहले सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एनॉक्सासिन, लोमिफ्लॉक्सासिन, इन ड्रग्स की एक्सेलेंट ग्राम नेगेटिव कवर था। ग्राम नेगेटिव मैंने अपने लेक्चर में ब्लू कलर शेड में किया और ग्राम पॉजिटिव रेड में, so that आप उसको मेमोराइज करने में आसानी हो। तो ग्राम नेगेटिव कवर was excellent with second generation, but it was okay, somewhat okay gram positive cover. Afterwards the third generation जिसमें गैमी, गैटी एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन थे, इनमें excellent gram negative cover and excellent gram positive cover was. So आप मेमोराइज कर सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन से जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं तो नेगेटिव से कवर जो है वो आपका पॉजिटिव की तरफ अच्छा होता जाएगा। इवन थर्ड जनरेशन में एनारोब्स के अगेंस्ट भी, एटिपिकल बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी थर्ड जनरेशन का कवर बहुत अच्छा है। ये हम आगे स्पेक्ट्रम में देखेंगे। काइनेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके आईवी और ओरल ऑलमोस्ट सेम प्लाज्मा लेवल्स अचीव होते हैं। सो इनसे वही रिजल्ट अचीव किया जा सकता है आईवी के साथ भी और ओरल के साथ भी। वेल एब्जॉर्ब ड्रग्स हैं, फूड के साथ इनकी एब्जॉर्प्शन जो डिस्टर्ब नहीं होती, बट डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट कैटाइंस जो कि एंटासिड्स में होते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स में होते हैं, उनके साथ इनकी ओरल एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो जाती है। सो दैट्स व्हाई अगर पेशेंट ले रहा हो तो यू शुड आपको पेशेंट को ये गाइड करना होता है कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स अगर ले तो वो 2 आवर्स बिफोर दीज ड्रग्स ले, या फिर अगर ये ड्रग्स ले ली हैं तो 4 आवर्स के बाद ले। हाफ लाइफ इनकी नॉर्मली सबकी 3 to 10 आवर्स तक होती है, लेकिन लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ लीवो, मॉक्सी, गैमी-गैटी, ये जो नई ड्रग्स हैं, जो सेकंड जनरेशन की ड्रग्स हैं, इनकी हाफ लाइफ लॉन्गेस्ट होती है। दैट्स व्हाई वी यूज दीज ड्रग्स इन ओडी डोज में भी आप यूज कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इनकी बहुत ज्यादा है, एक्सेप्ट सीएनएस, इनके ऑलमोस्ट तमाम टिश्यूज में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी होती है। दैट्स व्हाई मेनिंजाइटिस में ये बहुत फेवरेबल ड्रग्स नहीं है। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है कीमोथेरेपी का, उसमें मैंने पहले भी बताया था। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, जितनी आप हायर कंसंट्रेशंस में ये ड्रग्स यूज करेंगे उतना ज्यादा देर तक इनका पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट विल लास्ट। एलिमिनेशन इज थ्रू मेनली बाय किडनी, मोस्ट ऑफ द जो इसके मेंबर्स हैं उनकी बाय किडनी है, लेकिन जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है स्पेशली आपको ये याद रखना चाहिए कि इसकी एलिमिनेशन थ्रू मेटाबॉलिज्म होती है बाय लिवर, और लिवर में ये चूंकि एक मेटाबोलाइज भी होती है और इसके साथ साथ ये सारी ड्रग्स जो हैं ये P450 इनहिबिटर्स भी हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स होने की वजह से इनकी ड्रग इंटरेक्शंस भी हैं। दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की लिवर से मेटाबॉलिज्म होने की वजह से आप, if the patient is having any chronic liver disease, in case of liver disease moxi get आप यूज नहीं करेंगे, moxifloxacin यूज नहीं करेंगे। और डायलिसिस इन केस ऑफ ओवरडोजेज, वैसे तो बेसिकली ये सेफ ड्रग्स हैं, लेकिन इन केस ऑफ एनी ओवरडोजेज और एनी अनटुवर्ड्स इफेक्ट्स डायलिसिस इफेक्टिव नहीं होता।
कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग होती है, आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए, इस ग्राफ में प्लॉट किया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग? टाइम कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग मींस कि MIC व्हिच इज द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन ऑफ द बैक्टीरिया, जिस ड्रग की वो कंसंट्रेशन जिस पे मिनिमम इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरिया हो जाएगी, उससे जितना ज्यादा हायर लेवल आप ड्रग का कंसंट्रेशन मेंटेन रखेंगे उतनी ज्यादा बैक्टीरिया किलिंग होगी। टाइम डिपेंडेंट में क्या होगा, जितनी देर तक, चाहे वो MIC से थोड़ा सा ऊपर हो लेवल्स, लेकिन वो जितनी देर तक MIC से ऊपर रहेंगे, जितने टाइम तक रहेंगे, उतनी वो ड्रग इफेक्टिव होगी। आप लोग आगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में कुछ ड्रग्स पढ़ेंगे जो टाइम डिपेंडेंट किलिंग होगी। These drugs, quinolones, fluoroquinolones, are concentration dependent killing. If you can see on the slide, the bactericidal activity becomes more pronounced as the serum drug concentrations increases to approximately 30 folds of MIC. अब जितनी कंसंट्रेशन बढ़ा लेंगे उतनी ज्यादा इफेक्टिव बैक्टीरिया किलिंग होगी। इसलिए इन ड्रग्स को हम, इसका बेनिफिट क्या होता है कि आप OD डोज में दे सकते हैं, आप इनको लॉन्गर इंटरवल्स पे दे सकते हैं। डायनेमिक्स में बैक्टीरियासिडल ड्रग्स हैं, दो तीन चीजें आप लिखते हैं। बैक्टीरियासिडल है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग है, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट है। फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटर द बैक्टीरियम थ्रू द पोरेंस होते हैं, वाटर फिल्ड चैनल्स होते हैं, प्रोटीन्स उनसे एंटर होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। एंटर होने के बाद जो बैक्टीरियल DNA गायरेज है उसे इनहिबिट करते हैं। ये रिमेंबर द पॉइंट इंपॉर्टेंट हियर इज, एक बैक्टीरिया के अंदर DNA गायरेज होता है, ह्यूमंस के अंदर टोपोइसोमरेज 2 होता है, मैमल्स के अंदर। So these drugs selectively inhibit the bacterial DNA gyrase. Topoisomerase 2 पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता. This is the beneficial point. That's why host cells पे इनका इफेक्ट नहीं होता. Second enzyme is topoisomerase 4. अब हम देखते हैं कि what does DNA gyrase या bacterial DNA gyrase करता क्या है. Bacterial DNA gyrase basically it responsible for the इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव सुपरकॉइल्स। अब नेगेटिव सुपरकॉइल्स क्या चीज होती है? बेसिकली जब बैक्टीरियल जो DNA स्ट्रैंड होता है, डबल हेलिकल होता है, प्रायर टू रेप्लिकेशन इट हैज टू सेपरेट। जब ये सेपरेट होता है तो उसकी टैंगलिंग हो जाती है। टू प्रिवेंट दैट टैंगलिंग, दिस DNA गायरेज इज हियर। ये क्या करता है कि उसमें कंटिन्यूसली नेगेटिव सुपरकॉइल इंट्रोड्यूस करता जाता है, जिससे जो जब सेपरेट हो रहा होता है DNA स्ट्रैंड तो उसकी टैंगलिंग नहीं होती। अब उसमें होता क्या है कि DNA गायरेज साइट ये है, यहाँ पे बाइंड करेगा, ये नॉर्मली करता है जो बैक्टीरियल DNA गायरेज। यहाँ पे एक निक देगा, उस निक के बाद इसको फ्रंट पे लाके यहाँ पे सील कर देगा। दिस सेगमेंट इज रीसील्ड इन द फ्रंट। बैक साइड से निक दी, निक देने के बाद उसको फ्रंट पे लाके सील कर दिया। ये कंटिन्यूसली ये इंट्रोड्यूस करता जाएगा, जैसे यू कैन सी इट हियर कि कंटिन्यूसली ये इंट्रोड्यूस करता जा रहा है यहाँ पे नेगेटिव सुपरकॉइल को, ट्विस्टिंग बाय ओपनिंग अंडर वाइंडिंग एंड क्लोजर ऑफ DNA स्ट्रैंड। उसको साथ साथ नेगेटिव सुपरकॉइल से, उससे क्या होता है कि जैसे जैसे सेपरेट होता जाएगा वैसे वैसे इट विल बी एबल टू रेप्लिकेट। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या होता है कि इनहिबिशन ऑफ DNA गायरेज प्रिवेंट्स द रिलैक्सेशन ऑफ पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड DNA रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये नॉर्मल DNA रेप्लिकेशन के लिए दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दिस स्टेप। जबकि टोपोआइसोमरेज 4 क्या कर रहा है कि जो भी डॉटर DNA आप रेप्लिकेटेड क्रोमोसोमल DNA है उसको सेपरेट करेगा रिस्पेक्टिव डॉटर सेल्स के अंदर, उसको सेपरेशन कर रहा है। दिस इज इंट्रोड्यूसिंग, DNA gyrase is introducing the negative supercoil and topoisomerase is separating these replicated DNA strands. अब जब भी quinolones देंगे तो वो यहाँ पे DNA gyrase को inhibit करेंगे, जिससे there will be no introduction of negative supercoil. Topoisomerase 4 को जब inhibit करेंगे there will be no separation of the daughter DNA जो synthesize हो चुके हैं। So what will happen? Defective DNA होगा, DNA will not be proper, इसकी compact form नहीं available होगी, तो bacterium will die. ओके तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे MCQs भी बन जाते हैं, दैट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मेनली DNA गायरेज इज प्राइमरी टारगेट ऑफ द फ्लोरोक्विनोलॉन्स। अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स मेनली DNA गायरेज को इनहिबिट करेंगे, और अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम होगा तो उसमें टोपोआइसोमरेज 4 इज द प्राइमरी टारगेट ऑफ द फ्लोरोक्विनोलॉन्स। ये MCQs में इस तरह के पॉइंट्स पूछ लेते हैं। अगर मैं इसको रीड करूं कि इट्स नॉट नेसेसरी,
ओके, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी में एक्सेलेंट, यू कैन सी इट हियर कि हम इसको नेगेटिव टू पॉजिटिव में जाएंगे। एक्सेलेंट ग्राम नेगेटिव कवर है विद इकोलाई, जितने भी एंटीबैक्टीरिया हैं उनके लिए, और स्पेशली सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्लाज्मा सुडोमोनास एरिजिनोसा। अभी तक आपने शायद कोई ड्रग ना पढ़ी हो जो सुडोमोनास एरिजिनोसा के अगेंस्ट एक्टिव हो। तो दीज वर द फर्स्ट ड्रग्स जो गुड जो है इनकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट स्टेफ निमोनी। इसमें ये जितने भी रेस्पिरेटरी क्विनोलॉन्स हम आगे पढ़ेंगे, लीवोफ्लॉक्सासिन होगी, मॉक्सी, गैमीगैटी, ये सारी के सारी यूज होती है। स्टेफ में याद रखें स्पेशली मैथिसिलिन ससेप्टेबल, एमआरएसए में इनकी रेजिस्टेंस बहुत जल्दी डेवलप हो गई है, इसलिए एमआरएसए में ये यूज नहीं होती। एक्टिव हैं। फर्दर अगर आप नीचे आते जाएं स्पेक्ट्रम में तो कुछ एटिपिकल मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे सेकंड जनरेशन की तरफ आएंगे, न्यूरोक्विनोलॉन्स फ्लोरोक्विनोलॉन्स की तरफ आएंगे, एटिपिकल निमोनियाज के केस जो होंगे लेजोनेला में, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और एवियम कॉम्प्लेक्स में भी एक्टिव हैं। लेकिन इवन अब इनकी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की जो अल्टरनेट रेजिमेन थी उसमें पहले ये यूज होते थे, लेकिन अब इनकी रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। मॉडेस्ट एक्टिविटी अगेंस्ट एनारोबिक जस्ट मॉक्सीफ्लॉक्सासिनम, थर्ड जो सेकंड जनरेशन है उसकी। सो यू कैन से कि फ्रॉम नेगेटिव ग्राम नेगेटिव टू ग्राम पॉजिटिव कवर आया, देन एनारोबिक कवर भी आया, और देन एटिपिकल जो बैक्टीरिया से उनके अगेंस्ट भी। अगर हम इसको हम व्हील ऑफ बग में देखें तो यू कैन सी ब्लू शेड वाले सारे ग्राम नेगेटिव हैं, उसमें एच इन्फ्लुएंजी, नाइसीरिया, इकोलाई, सुडोमोनास, साल्मोनेला, शिगेला, इन तमाम इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। सो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी में यू हैव टू राइट डाउन द बैक्टीरियल नेम अगर आपसे पूछा जाता है। और पॉजिटिव में आ जाते हैं स्टेफ ऑरियस, क्लोस्ट्रीडियम, ये एनारोब्स हैं जो इधर दिखा रहे हैं, ये वाले these are anaerobes, bacteroids और क्लोस्ट्रीडियम ये anaerobes हैं। फिर स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज इनके अगेंस्ट भी। ये आपकी लिपिन कॉर्ड की पिक्चर है, सेम इज शोइंग कि इसमें इन्होंने 4 जनरेशंस बताई हैं कि मॉडरेट ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी से एक्सपेंडेड ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी, और देन इम्प्रूव ग्राम पॉजिटिव, एटिपिकल एंड एनारोबिक कवर्स। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस सेम उसी तरह 3 चीजें तो आप मैंने आपको बताया था। सबसे पहले पोरेंस के अंदर बैक्टीरिया किसी भी किस्म की म्यूटेशन कर लेगा, सो व्हाट विल हैपन, fluoroquinones will not be able to concentrate inside the bacterium. बैक्टीरियम के अंदर कंसंट्रेट नहीं होंगे, इफेक्टिव नहीं होंगे, दैट्स व्हाई पोरेंस के अंदर किसी भी किस्म की म्यूटेशन होगी, सो देयर विल बी नो परमेबिलिटी। देन इफ्लक्स पंप, बैक्टीरिया हैज डेवलप्ड इफ्लक्स पंप फॉर द फ्लोरोक्विनोलॉन्स, तो क्या होगा कि वो इसको बाहर फेंके जाएगा जैसे जैसे ये एंटर होगा। सो इसकी बैक्टीरियम के अंदर कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड नंबर 3 जो है, अब मैंने आपसे कहा था कि कोई एंजाइम इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पे डीएनए गायरेज इन्वॉल्व है, डीएनए गायरेज के अंदर पॉइंट म्यूटेशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से बाइंडिंग रीजन ऑफ द डीएनए गायरेज विल बी चेंज, और फ्लोरोक्विनोलॉन्स डीएनए गायरेज के साथ बाइंड होके उसको इनहिबिट नहीं कर सकेंगी। या इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टोपोइसोमरेज 4 के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, उसकी बाइंडिंग साइट पे म्यूटेशन हो जाती है। तो दीज आर द कॉमनेस्ट वे ऑफ राइटिंग डाउन द मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। ये हाई लेवल की जो होती हैं वो ये वाली हैं, लो लेवल में प्लाज्मिड मीडिएटेड होती है, दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेकिन जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है सो यू हैव टू मेमोराइज इट। क्यूएनआर प्रोटीन्स होती हैं जो कि डीएनए गायरेज को फ्लोरोक्विनोलॉन से प्रोटेक्ट करते हैं, डिफरेंट किस्म की होती है। तो बाइंडिंग रीजन में म्यूटेशन हो जाएगी, पॉइंट म्यूटेशन, और जो लो लेवल की होती है दैट इज क्यू एंड आर प्रोटीन्स हैं जो कि डीएनए गायरेज की वो पॉइंट को सील कर देंगी, फ्लोरोक्विनोलॉन्स बाइंड नहीं कर सकेंगे। दिस इज द इफ्लक्स शोइंग द इफ्लक्स पंक्ट डेवलप हो गया, परमेबिलिटी डिक्रीज हो गई। यूजर्स में अगर हम इसको लें तो एज ए ग्रुप अगर यूजर्स लें तो सबसे पहले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में जो नालेडिक्सिक एसिड है, सेनोक्सासिन है। नालेडिक्सिक एसिड अगर आपने नी ग्राम का नाम सुना हुआ हो तो क्लिनिकली जो यूज होती है नालेडिक्सिक एसिड, जिसके सारे जिसकी कंसंट्रेशन यूरिनरी ट्रैक्ट में होती है, ये सिस्टमिक लेवल्स इसके नहीं होते इतने अच्छे, दैट्स व्हाई इसको हम सिस्टमिक इन्फेक्शंस के लिए यूज नहीं करते। अदर देन बाकी के सारे एक्सेप्ट मॉक्सीफ्लॉक्सासिन सारे क्विनोलॉन्स जो हैं वो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड हो, चाहे वो इंड्वेलिंग कैथेटर के इन्फेक्शंस हो, उन सब में यूज हो सकते हैं। इवन अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट सुडोमोनास है उसमें भी उनके उससे जो यूटीआई होता है उसमें भी ये इफेक्टिव होते हैं। देन आर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्डोमिनल इन्फेक्शंस में शिगेलोसिस हो, साल्मोनेला हो, इकोलाई, कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई, इनसे कोई भी इन्फेक्शंस जो एब्डोमिनल होंगे, जिसमें पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है, एक्यूट एब्डोमेन भी हो सकता है, इवन इवन इसके साथ रिलेटेड गैस्ट्रोइंटाइटिस सबसे कॉमनली गैस्ट्रोइंटाइटिस होता है, ट्रैवलर्स डायरिया में भी, इवन अगर बैक्टीरियल जितने भी डायरियाज हैं उनमें ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस कही जा सकती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट
इसमें समटाइम्स क्वेश्चन कर लिया जाता है कि इन्यूमरेट द रेस्पिरेटरी क्विनोलॉन्स, व्हाट आर द रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन्स, तो आप इसमें नाम लिखेंगे गैमी, गैटी, लीवो एंड मॉक्सी। गैमीफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड गेटिफ्लॉक्सासिन। फर्दर इसमें गेटिफ्लॉक्सासिन जो है वो अब बैन हो गई है बहुत सारे कंट्रीज में ड्यू टू साइड इफेक्ट, वो आगे हम देखेंगे। इनकी ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है स्ट्रेप निमोनिया के अगेंस्ट, एटिपिकल निमोनिया में, माइकोप्लाज्मा क्लेमाइडिया, इन सब के अगेंस्ट इनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी है। इसलिए इनको हम जितने भी अपर रेस्पिरेटरी ले रहे हैं आप, ब्रोंकाइट अपर रेस्पिरेटरी में आप इवन इवन इनको हम ओटाइटिस मीडिया में भी यूज कर सकते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, लोअर में ब्रोंकाइटिस आ जाता है, निमोनियाज आ जाते हैं, उन तमाम टॉन्सिलाइटिस में भी इवन ये ड्रग्स अभी भी मॉक्सीफ्लॉक्सासिन बहुत ज्यादा यूज होती है क्रॉनिक साइनोसाइटिस में। बोन जॉइंट्स एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, कुछ जॉइंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इवन डायबिटिक फुट में भी इसको हम क्लिंडामाइसिन या इसको आप मेट्रोनिडाजोल के साथ कंबाइन करके इनको यूज करते हैं। अदर क्लिनिकल यूजेस जो अदर देन दीस सिस्टम्स हैं, प्रोस्टाइटिस में भी इनका यूज होता है। इसमें सारी नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रो एंड ऑफ्लॉक्सासिन सारी इफेक्टिव हैं अगर बैक्टीरिया सेंसिटिव होंगे। तो एसटीडीज में जो गोनोकोकल इन्फेक्शंस में इनिशियली दीज ड्रग्स वर यूज्ड एज अ सिंगल डोज थेरेपी। अब रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से गोनोकोकल इन्फेक्शंस में ये फेवरेबल ड्रग्स नहीं है। इवन पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, क्लेमाइडिया में, यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस में भी इनके यूजेस हैं। अदर इन्फेक्शंस में ट्यूबरकुलोसिस, पहले मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस की ऑल्टरनेट ड्रग्स रेजिमेन में ये शामिल थी, लेकिन अब रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से इतनी फेवरेट नहीं है उसमें भी। लेकिन एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस अगर एड्स के पेशेंट में हो तो उसमें ये ड्रग्स अभी भी यूज होती हैं। इवन मेनिंगोकोकल कैरियर्स एंड प्रोफाइलैक्सिस फॉर द न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स, जो कैंसर पेशेंट्स न्यूट्रोपेनिक होते हैं उनके प्रोफाइलैक्सिस में भी इनको यूज किया जाता है। एंथ्रेक्स में स्टिल सिप्रोफ्लॉक्सासिन फॉर प्रोफाइलैक्सिस एंड फॉर ट्रीटमेंट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ये इस तरह के पॉइंट्स जो होते हैं एमसीक्यूज में यूज होते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन अब एंथ्रेक्स में अभी भी प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट उन दोनों के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। एडवर्स इफेक्ट्स इनके बहुत माइल्ड और बहुत कम होते हैं। रेयर जो सबसे पहले नोजिया वॉमिटिंग वाला तो आप कह सकते हैं, डायरिया बहुत कम होता है इनके साथ, और इनकी चूंकि कॉलोनिक बैक्टीरिया की सुप्रेशन वो इनसे कम होती है, मिनिमम होती है। कॉमन में सिर्फ माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो सकती है, नोजिया हो सकता है। जो सीएनएस से साइड इफेक्ट्स हैं वो भी रेयर होते हैं, जिसमें हेडेक, रेस्टलेसनेस हो सकती है। लेकिन अदर देन अगर किसी दूसरी ड्रग्स के साथ यूज करें इनको, लाइक एनएसएइड्स के साथ भी कहते हैं कि इनके साथ डिजीनेस और सीएनएस साइड इफेक्ट्स ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एनएसएइड्स जो गैबा के साथ compete करती हैं, और गैबा का जो अपने रिसेप्टर पे कुछ बुक्स में बताया हुआ है कि ये जो गैबा की अपने रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग है उसे प्रिवेंट करती हैं, जिससे इस किस्म के जो है सीएनएस साइड इफेक्ट्स एनहांस हो जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मल्टीपल ड्रग्स में जो हम बता रहे होते हैं कि बहुत सारी ऐसी पेशेंट ड्रग्स यूज कर रहा होता है, मल्टीपल ड्रग्स यूज कर रहा है फॉर मल्टीपल डिजीजेस, उसमें ये देखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये ड्रग्स क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कर रही हैं। और अगर पेशेंट इज यूजिंग अदर ड्रग्स causing QT prolongation like ट्राइसाइक्लिक, जो आपके एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं ट्राइसाइक्लिक, उनमें भी हो जाता है। एरिथ्रोमाइसिन अगर एक एंटीबायोटिक है उसमें अगर क्विनिडीन यूज कर रहा है, या पेशेंट को हाइपोकैलेमिया है, इन तमाम सिचुएशंस में पेशेंट को QT प्रोलॉन्गेशन ऑलरेडी होती है। तो आपकी सेकंड जनरेशन है, यू कैन सी स्पारफ्लॉक्सासिन, गैटी, लीवो, मॉक्सीगैमी, इन सब से QT प्रोलॉन्गेशन होती है। सो यू शुड बी वेरी वेरी मच कॉशियस अगर पेशेंट को पहले से इस किस्म का प्रॉब्लम है, या वो क्लास 4 जो है माइडोरॉन यूज कर रहा है उन केसेस में। अदर एडवर्स इफेक्ट्स में पहले ही कहा जाता था कि इसको अंडर 18 इयर्स यूज नहीं करना ड्यू टू आर्थ्रोपैथी, क्योंकि रिवर्सिबल डैमेज हो जाता था टू ग्रोइंग कार्टिलेज। लेकिन अब प्रेसिंग सिचुएशंस में इसको अंडर 18 इयर्स भी यूज किया जाता है। अदर जो है ओल्ड एज में, और स्टीरॉयड थेरेपी अगर पेशेंट यूज कर रहा हो तो उसमें टेंडिनाइटिस के चांसेस होते हैं, और उसमें टेंडन रप्चर के चांसेस हो सकते हैं। और अदर्स में स्किन रैशेस हो सकते हैं, फोटो सेंसिटिविटी लोमिफ्लॉक्सासिन, पीफ्लॉक्सासिन से हो सकती है। ट्रोवाफ्लॉक्सासिन जो है ये बहुत सारी कंट्रीज में ये भी बैन हो गई है ड्यू टू हेपेटाइटिस एंड एब्नॉर्मल एलएफटीज की वजह से। गेटिफ्लॉक्सासिन आई टोल्ड यू कि ये अब अमेरिका में और बैन हो चुकी है। वाई? बिकॉज ये डायबिटिक्स के अंदर जो है वो ब्लड शुगर्स को डिस्टर्ब कर देती थी। यानी अगर आप इसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दे रहे हैं तो ये हाइपोग्लाइसीमिया को प्रोनाउंस कर देती थी। और इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट अगर वो कोई भी ड्रग यूज नहीं कर रहा तो उसमें हाइपरग्लाइसीमिया कर देती थी। तो चेंजेस इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये इस किस्म के जो पॉइंट्स हैं
ये एमसीक्यूज में आते हैं, गैटिफ्लॉक्सासिन के साथ ये रिलेटेड है साइड इफेक्ट। कॉन्ट्राइंडिकेशन, जितनी भी क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करने वाली ड्रग्स हैं उन्हें आप यूज नहीं करेंगे उनके साथ, लाइक क्विनिडीन हो गई, मैंने आपको बताया था जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ट्राइसाइक्लिक, रिथ्रोमाइसिन है, अंडर 18 इयर्स इज एन रिलेटिव, मैंने बताया था कुछ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं, कुछ रिलेटिव होती हैं। दिस इज रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन बिकॉज ऑफ प्रेसिंग सिचुएशंस में सिस्टिक फाइब्रोसिस से रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें पेशेंट को अंडर 18 इयर्स भी ये यूज करा दी जाती है। प्रेगनेंसी में यूज नहीं करते, ये भी एब्सोल्यूट, क्योंकि क्लास सी ड्रग है, प्रेगनेंसी में यूज नहीं करते। और डायबिटिक्स में गैटिफ्लॉक्सासिन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ड्रग इंट्रैक्शंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन है दैट इज थियोफाइलिन। प्लीज रिमेंबर, थियोफाइलिन के साथ सबसे पहले तो कॉमनली जो पेशेंट म्यूकेन भी ले रहा होता है, जो डाइवेलेंट केटाइंस एंटासिड्स ले रहा होता है या कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहा होता है, तो उससे इनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो compromise हो जाएगी। Second interaction है due to P450. You can see it here, P450 से जिनका metabolism हो रहा है, थियोफाइलिन, वार्फरिन, साइक्लोस्पोरिन, इनके सीरम लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं और इनकी टॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं। अक्सर मोस्टली थियोफाइलिन से रिलेटेड ये ड्रग इंटरेक्शन पूछ ली जाती है एमसीक्यूज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज टाइफाइड। ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड करेंगे हम, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। यू शुड नो कि एंटारिक फीवर भी कहते हैं, इसमें साल्मोनेला जो है वो बेसिकली सीरोटाइप जो है वो साल्मोनेला टाइफी है। डायग्नोसिस के इसके क्राइटेरियाज हैं, कुछ पेशेंट के अंदर क्लिनिकल साइंस होते हैं जिन पे हम डायग्नोस करते हैं। कुछ इसके अगर ब्लड कल्चर करवा लिया जाए पॉजिटिव ब्लड कल्चर के आने पे, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह इसकी, ये सारी स्लाइड्स आप लोगों के पास हैं, ये मैं रिवाइज नहीं करूंगी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, डेफिनेटली इम्यूनाइजेशन होती है इसकी, आपको पता होना चाहिए कि इम्यूनाइजेशन कैसे होती है। फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड पूछा जाता है कि हाउ वुड यू मैनेज अ टाइफाइड, तो उसमें जो मैनेज अगर आ जाता है तो उसमें आपको नॉन ड्रग ट्रीटमेंट्स भी बतानी होती हैं कि पेशेंट को रैपिडली डायग्नोस करते हैं थ्रू ब्लड कल्चर, बोन मैरो कल्चर, पेशेंट की न्यूट्रिशन सॉफ्ट डाइट देते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, उसको फ्लूइड्स लगा सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स हैं एंटीबायोटिक्स देंगे, हाइजीन मेंटेन, पेशेंट से कहेंगे बार बार हाथ धोए ताकि उसकी जो ट्रांसमिशन है टू कॉन्टेक्ट्स वो ना हो, रेगुलर फॉलोअप करेंगे, इवन आफ्टर 5 to 7 days की थेरेपी के बाद पेशेंट के स्टूल कल्चर्स भी करवाए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट्स हम आगे देखेंगे। और फर्दर अगर कैरियर स्टेट हो या परफोरेशन हो जाए तो सर्जरी कर देते हैं, या फिर अगर कैरियर स्टेट में पहले कोलिसिस्टेक्टमी करते थे अब वो कंसिडर नहीं की जाती। तो सबसे पहले इसी तरह से जिस तरह ये स्लाइड्स बनी हुई है, इफ यू हैव टू राइट डाउन द ड्रग मैनेजमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, एंटीबायोटिक्स यूज इन टाइफाइड, तो यू विल से अगर एम्पिरिकल थेरेपी में लिया जाए तो एशिया में इस वक्त जो ड्रग सबसे ज्यादा इफेक्टिव है दैट इज एजिथ्रोमाइसिन। बाकी ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, बट यू हैव टू राइट डाउन ऑल। अगर सेप्टेबल स्ट्रेन्स हैं तो सेकेंड लाइन ड्रग में सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज की जा सकती है, थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन, सेफ्ट्राइक्सोन यूज की जा सकती है, एम्पिसिलिन, क्लोरोफेनिकोल एंड कोट्राइमोक्साजोल जो हमने पढ़ी थी, जिसको सेप्ट्रॉन भी कहते हैं, इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। बट यू हैव टू राइट डाउन, आपको ये लिखनी होगी लेकिन इनके साथ रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। सो फुल कोर्स विद एनी वन, एम्पिरिकल थेरेपी में बिफोर आपने ब्लड कल्चर्स भेज दिए, अभी रिपोर्ट नहीं आई, तो आप पेशेंट को अकॉर्डिंग टू अगर तो कहते हैं कि एशिया से ट्रांसफर हुआ हो यूके में या किसी दूसरी जगह पे, तो एशिया ओरिजिन जो आपका साल्मोनेला टाइफी है या टाइफाइड फीवर है एशिया ओरिजिन का, उसमें एजिथ्रोमाइसिन सबसे बेस्ट ड्रग समझी जाती है। दिस इज द फर्स्ट लाइन ड्रग। सिप्रोफ्लॉक्सासिन पहले फर्स्ट लाइन ड्रग थी लेकिन अब इसको फर्स्ट लाइन नहीं, क्योंकि इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। सेकेंड है कि अगर रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हो, फॉर एग्जांपल अगर मल्टीपल रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स निकल आए तो उसमें फ्लोरोक्विनोलॉन्स को कंसीडर किया जाएगा, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, गैटिफ्लॉक्सासिन और फ्लॉक्सासिन है। इनका 5 to 7 days का आप ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस होंगे तो 10 to 14 days करेंगे। अदर चॉइस है सेफेक्सिम जो कि थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन है। अगर फ्लोरोक्विनोलॉन रेजिस्टेंस आ जाए तो फिर एजिथ्रोमाइसिन इज द फर्स्ट चॉइस। 7 days तक आप इसको देते हैं या फिर आप सेफ्ट्राइक्सोन 7 to 14 days तक देते हैं। दीज आर द, इसी तरह आपने लिखनी है, पहले आप सेप्टेबल स्ट्रेन्स में फुल कोर्स विद एनीवन एम्पिरिकल थेरेपी में बता देंगे। सेकंड आप बता देंगे कि अगर मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है तो उसमें फ्लोरोक्विनोलॉन्स दे देंगे और या सेफेक्सिम दे देंगे, और अगर फ्लोरोक्विनोलॉन से रेजिस्टेंस हो गई है तो यू विल स्विच ओवर टू एजिथ्रोमाइसिन एंड सेफ्ट्राइक्सोन।
कैरियर स्टेट को रिमूव करने के लिए लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं, ऑलमोस्ट 4 वीक्स के लिए 750 मिलीग्राम बीडी देते हैं, या फिर आप गेटिफ्लॉक्सासिन, एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, कोप्रोबेनिसिड और कोट्राइमोक्साजोल के साथ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज कर लेते हैं। लेकिन अब इनके अगेंस्ट भी ये इतनी फेवरेबल नहीं, लेकिन ये यूज होती हैं, सो यू हैव टू राइट इट डाउन। कोलिसिस्टेक्टमी अब नहीं की जाती, इतनी इफेक्टिव नहीं समझी जाती, बिकॉज लिवर इज द रेजर्वायर फॉर टाइफाइड इन्फेक्शन। ओके, जी बेटे कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी बेटे। मैम क्वेश्चन नंबर 1 इज टाइम डिपेंडेंट किलिंग का रिपीट कर दें प्लीज। एक मिनट, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने इसमें टाइफाइड की ट्रीटमेंट जो है वो रिवाइज की है। जो स्लाइड्स अपलोड की हुई थी बेटे, इन स्लाइड्स को फॉलो करना है जो मैंने लेक्चर डिलीवर किया है। जो अपलोड की हुई थी उसमें थोड़ी सी चेंज थी। अब मैंने जो नई गाइडलाइंस हैं, थैंक्स टू डॉक्टर कामरान, उन्होंने मुझे गाइड किया, इसमें नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली मैंने